जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन डिफरेंट असेंडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एरीज असेंडेंट यानी मेष लग्न को। आप सब जानते हो कि मेष सबसे पहला लग्न है, मगर दर्शकों ये मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सीरीज की आखिरी वीडियो है और मेष लग्न को डिस्कस करने के लिए मैंने आखिरी में क्यों चुना, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक था। वो लॉजिक आज मैं आपके सबके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। दर्शकों, आप सब जानते हो कि ये जो हमारा जीवन है, ये लाइफ साइकिल जो है, इसके अंदर बहुत से गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत से लोगों को ये रहस्य अपने जीवन को जीकर समझ आ जाते हैं। कुछ लोग फिलॉसफी को पढ़ते हैं तब उन रहस्यों को समझ पाते हैं, कुछ लोग माइथोलॉजी को पढ़ते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, माइथोलॉजी और फिलॉसफी को मिलाकर मैं आपके साथ ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस मैं शास्त्रों से, पुराणों से उठाता हूँ और उसको लाइफ की फिलॉसफी के साथ मिला के उन असेंडेंट्स के बीच में उसे रोपित करने की कोशिश करता हूँ। कहने को ये आखिरी वीडियो है, हालांकि लग्न ये पहला है, तो लॉजिक ये था कि जीवन के रहस्यों को अगर मैं आपको ये वीडियो पहले दे देता तो आप उन रहस्यों को रिलेट ना कर पाते, मगर अब आप उस रहस्यों को आसानी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब मैंने पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लग्न की वीडियो डाली, उसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये मीन लग्न एक्चुअल में हमारी बॉडी से लिबरेशन का लग्न है। बॉडी से लिबरेशन का मतलब हमारी मृत्यु। और मृत्यु में क्या होता है, ये तो एक तरह की प्रलय जैसी संभावना या प्रलय जैसी ही सिचुएशन है। और प्रलय जैसी सिचुएशन में हमारे को कौन गाइड करता है, कौन हेल्प करता है, वो हैं विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार। और उसी स्टोरी में मैंने मत्स्य अवतार की कहानी में आपको बताया था कि जो पौराणिक कथा हमें मिलती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हैग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के दिए हुए चारों वेद चोरी कर लिए और जैसे ही उन्होंने चारों वेद चोरी किए, ब्रह्मा जी के 4 सिर, जो उन 4 वेदों को ही सिंबल्स के तरह हमें बताते हैं, वो चारों सिर गायब हो गए। यानी ब्रह्मा जी बिना सिर के एक एंटिटी बन गए, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये ज्योतिष शास्त्र में इसको केतु के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। अब आप देखिए, लिबरेशन में केतु है, मगर लिबरेशन का जो आखिरी नक्षत्र है वो था रेवती। रेवती यानी भूमि। इसी वजह से मैंने मेष लग्न की वीडियो आखिर में ली। अब मैं उस रिलेशन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब प्रलय आ गई, हमारी मृत्यु आ गई, हमारी आत्मा अब शरीर को छोड़ेगी, मगर जब हमें दोबारा जन्म मिलेगा, हमें जन्म तो इस पृथ्वी पर ही मिलेगा। और पृथ्वी पे आने का जो हम ज्योतिष शास्त्र में 5 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जो 5 महाभूतों के बारे में हमें बताते हैं, तो उसमें मरकरी का जो एलिमेंट है वो पृथ्वी है। यानी कि उस यात्रा में अगर आप कहानी को भी पढ़ें तो कहानी में भी यही है कि विष्णु भगवान राजा को सप्तऋषियों के साथ, जरूरी चीज़ों के साथ, यानी कि मन और उसकी जेनेटिक लीनिएज के साथ एक धरती के टुकड़े पर, उसको बोला तो ये गया कि सुमेरु पर्वत पर, मतलब वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। अब ऋषियों के माध्यम से ही ये सारी बातें होनी है, क्योंकि ऋषि हमारी जेनेटिक लीनिएज भी है, साथ में अन्न और बाकी जो हर्ब्स हैं वो भी उस नाव में राजा लेकर आते हैं। राजा का मतलब है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा उन चीज़ों को, उस जेनेटिक लीनिएज को और साथ में ऋषियों द्वारा दी गई उस माइथोलॉजिकल नॉलेज को भी साथ में लेकर आती है। तो दर्शकों, मैं आपको ये समझा रहा था कि
प्रथम लग्न के जो लॉर्ड हैं, कोई भी लग्न को समझना है बिना उसके स्वामी के बिना समझा नहीं जा सकता। अब उसको समझने के लिए उस रेफरेंस को जो पिछले लग्न से चला था, यानी कि मीन लग्न से चला था, मीन लग्न में हमने मृत्यु के उस एटमॉस्फेयर को समझने का प्रयास किया। अब मृत्यु के बाद किसी का भी जन्म कहाँ होगा, वो तो धरती पर ही होगा। और धरती का जो एलिमेंट है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमें बताया जाता है, वो मरकरी है, क्योंकि मरकरी हमारे भूमि से संबंधित ग्रह है। सो हम जन्म लेने के लिए फिर इसी धरती पर आते हैं। अब यहाँ पर देवता हमें दिए गए मंगल। अब मंगल देवता प्रथम लग्न के देवता क्यों है, इसकी भी कहानी अब आप समझ लीजिए। मंगल को बोला जाता है कुज, अंगारक, भौम, भूमिजा। ये अलग अलग नाम से हम मंगल देवता को समझते हैं। हालांकि मंगल देवता के कैरेक्टर्स आपको मालूम है कि उनका रेड कलर है, पूरा उनमें ओज है, मार्शल उनकी टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट के हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, आपको डिफेंस भी देते हैं, हमारे ब्लड के कारक हैं, सर्जन्स में सर्जरी के कारक भी मंगल ही हैं। मंगल इंजीनियरिंग के बारे में भी हमें बताते हैं, मगर ये तो उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। अब जो स्टोरी हमें मिलती है मंगल के बारे में, वो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि शिव और पृथ्वी के मिलन से ही मंगल का जन्म होता है। अब इसके पीछे पौराणिक कहानी है कि जब शिव और भूमि आपस में प्रणयरत थे, तो शिव के पसीने से, भगवान शिव के पसीने से मंगल देवता का जन्म हो गया। और वो जो पसीना था वो बहुत गर्म था। अब जो दूसरी कहानी हमें मिलती है, जो राक्षस की कहानी है। अब राक्षस की कहानी में आप देखिए, ये जो राक्षस और देवी देवताओं के सिंबल्स हमें दिए जाते हैं, इसके माध्यम से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि राक्षस है एक, भगवान शिव आते हैं, उस राक्षस का अंत कर देते हैं, और साथ में वो गिफ्ट के तौर पर धरती को एक रेड कलर का ट्रायंगुलर गिफ्ट देकर जाते हैं। अब ट्रायंगुलर गिफ्ट आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ट्रायंगल को हम धरती की क्रिएशन के साथ लेते हैं। धरती की क्रिएशन का मतलब योनि। अब योनि के अंदर अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वो तो रेड है। और वैसे भी जब हम क्रिएशन की, शास्त्रों से क्रिएशन की बात को उठाते हैं, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, तमस, रजस और सत्व। शुरुआत तमस से है, अंधेरा। अंधेरा क्या है? वो प्रलय, वो मृत्यु का एनवायरनमेंट जिसमें अब मौत आ रही है। मौत आ रही है, आसमान से बारिश हो रही है। आज भी आप देख सकते हो कि बारिश का मौसम है, मेरे को बार बार जगह बदलनी पड़ रही है बारिश की वजह से। तो बारिश के माहौल में पूरे अंधकार है, और अंधकार में मृत्यु की बात बताई जाती है, यानी वो तमस की बात है। तमस के बाद रजस। अब रजस क्या है? रज वो पोटेंशियल है जिसको हम रेड कलर से देखते हैं। रजस को हम रजस्वला स्त्री से, औरत जब रजस्वला होती है उसके बाद ही उसमें ओवम, एग की उत्पत्ति होती है, यानी उसके बाद वो जीवन देने का पोटेंशियल आ जाता है। और पीछे से जो शुक्राणुओं के माध्यम से वीनस की यात्रा होती है, जिसमें हमारे संस्कार, हमारी सभी मेमोरीज, हमारा डीएनए, मतलब आप समझ सकते हो वो जेनेटिक लीनिएज की बात है, वो जो जब इनका मिलन होता है तो सत्व का जन्म होता है। सत्व का जन्म आप समझ सकते हो तमस और रजस के बिना नहीं हो सकता। अब भगवान शिव ने भी गिफ्ट क्या दिया भूमि को? एक ट्रायंगल जो रेड कलर का है, जिसको हम, हालांकि स्टोरी में बोल दिया गया कि ये क्या है? कोरल है।
मूंगा है। मगर जब स्टोरीज़ को हम एक्चुअल में रेफरेंस में लेते हैं, रिलेशन में लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसके पीछे हमारे ऋषि हमें समझाना क्या चाहते थे कि ये जीवन के क्रिएशन का प्रिंसिपल है, कि क्रिएशन तो इसी तरह हो सकती है और कोई हल ही नहीं। और जब सत्व का जन्म होगा, सत्व तो पवित्र है, प्योर है, आत्मा है। आत्मा कहाँ आएगी? इस धरती पर आएगी, और आने के लिए जो जन्म का प्रोसेस होगा वो तो रजस के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। और इसके लिए मंगल का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मंगल को बड़े भाई के तौर पर भी देख लिया जाता है, इसे कुछ भी बोल दिया जाता है, इसे भूमिजा भी बोल दिया जाता है, इसे पहला पुत्र भी बोल दिया जाता है। अब आप समझ सकते हो कि ये परमात्मा ने एक तरीके से हमारे बर्थ के एनवायरनमेंट या उस सिचुएशन के बारे में हमें समझाया है, और इसके देवता मंगल को बताया, क्योंकि हमारे जन्म में ब्लड उस रजस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो रजस नहीं होगा तब तक सत्व में वो ओजस नहीं आ पाएगा। जो चेहरे पे ओज की हम बात करते हैं या हमारे जीवन के अंदर जो ओज की बात करते हैं, वो बिना उसके हो ही नहीं सकता। तो रजस के बाद ही सत्व आएगा, और सत्व के लिए वैसे अब आप समझिए कि उस पूरे प्रोसेस में होता क्या है। वहाँ पर अगर हम उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे ही होता है। एनवायरनमेंट किसका है? आप क्लियरली समझ सकते हो, ब्लड का, रेड ब्लड का एनवायरनमेंट है। अंधेरा है, साथ में रेड ब्लड है। अब ब्लड, मार्स को हम मानते हैं कि ये फायर है, अग्नि है, यानी कि एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी साथ में है। और ये जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस साथ में, इसी से तो सत्व का जन्म हो सकता है जो प्योर होगा, क्योंकि वो जो फिल्ट्रेशन चाहिए जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो मृत्यु के साथ पीछे एसोसिएट हो गई थी, प्रलय के साथ एसोसिएट हो गई थी, वो साथ में कैरी फॉरवर्ड ना हो। केतु को इसीलिए बोला जाता है कि ये डिटैचमेंट का है। किस चीज़ से डिटैच करना है? अब ऋषि क्लियरली आपको समझा रहे हैं इस बात को। डिटैच करना है हमें उस प्रलय की याद से, उस नेगेटिव चीज़ से जिससे डर पैदा हो, वो अंधेरा एनवायरनमेंट जिससे डर पैदा हो, हमें उस चीज़ को डिटैच करना है। तो जन्म कहाँ होगा? आपका जन्म होगा केतु के अश्विनी नक्षत्र में, और ओवरऑल एनवायरनमेंट किसका मिलेगा? रजस का, ब्लड का, फायर का, फायर से उपजे हुए ओज का। उस जन्म के प्रोसेस में हम जा रहे हैं, तो आप उस जन्म के प्रोसेस को समझिए। जन्म का प्रोसेस इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र में होता है, और अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है? वो है अश्विनी कुमार। यानी कि उस बर्थ के प्रोसेस में जो हमें हर्ब्स चाहिए, जो हमें मेडिसिन्स चाहिए, जो शुक्राणुओं को अच्छी हेल्थ दे और औरत के ओवम को अच्छी हेल्थ दे, तो उसके लिए हमें जो वैद्य चाहिए वो अश्विनी कुमार, वो अश्विनी नक्षत्र के देवता है। मगर यहाँ पे अभी आप देखिए, वो जो मैंने रेफरेंस क्यों लिया था, केतु का रेफरेंस, अब वो केतु का रेफरेंस यहाँ पर है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ब्रह्मा जी के वो सिर दोबारा से आए नहीं, दोबारा से अभी अपीयर नहीं हुए। अभी ब्रह्मा जी बिना सिर के, बिना वेद के हैं, यानी बिना नॉलेज का ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस में, उस जन्म के प्रोसेस में नॉलेज, ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम केतु के रूप में जन्म ले रहे हैं। तभी आप देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, आज मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवल्यूशन करने वाला हूँ। बच्चा जन्म लेता है, 6 साल तक बच्चे की कोई भी मेमोरी नहीं डेवलप होती, कोई याददाश्त नहीं होती। बच्चा याददाश्त संभाल ही नहीं सकता, रिटेन ही नहीं कर सकता। आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये कैसी संभावना है। ये है हेडलेस ब्रह्मा जी, जिनके पास वो जो ज्ञान है, अभी हैग्रीव राक्षस से विष्णु जी ने उसको हराकर ले तो लिया, अभी वो वेद ट्रांसफ़र नहीं हुए ब्रह्मा जी के पास, अभी वो ट्रांजिशन का प्रोसेस चल रहा है।
और उसी प्रोसेस में हमारा जन्म हो जाता है। सो हम हेडलेस केतु के रूप में ही जन्म ले सकते हैं। और वहाँ पर एनवायरनमेंट 101% हमें किसका मिलेगा? वो तो हमें मंगल का ही मिल सकता है, क्योंकि मंगल के बिना जन्म पॉसिबल ही नहीं है। और जन्म के प्रोसेस में वो जो ब्लड चाहिए, वो जो डिफेंस चाहिए, वो भी हमें मार्स ही देगा। मार्स का ही ये टोटल एनवायरनमेंट है। और इसके बाद जो दूसरा नक्षत्र हमें मिलता है, आप देखिए, वो है शुक्र का, भरणी। अश्विनी के बाद भरणी। अब शुक्र, बच्चे के जन्म के इमीडिएटली बाद उसे क्या चाहिए? उसे माता चाहिए, माता का दूध चाहिए, प्यार चाहिए, वात्सल्य चाहिए, ममता चाहिए। और ये सारी चीजें मंगल देवता के सानिध्य में ही मिल सकती हैं। यानी एक कोई बड़ा भाई, एक कोई बड़ा जो रक्षा करने में सक्षम हो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, वो मंगल ही हो सकता है। और अगर मंगल के छत्र छाया में या मंगल के एनवायरनमेंट में बच्चे का जन्म भरणी नक्षत्र, अब भरणी नक्षत्र उस बॉडी को वो एसेंशियल स्ट्रेंथ दे देगा, उतना उसे फिट बना देगा कि वो जीवन में आने वाली जो आगे कठिनाइयाँ आपको मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट नहीं करेंगी। अब तीसरा नक्षत्र जो यहाँ पर मिलता है, हर भाव, हर लग्न, 2.25 नक्षत्र मिलते हैं। पूरा नक्षत्र अश्विनी का, पूरा नक्षत्र भरणी का, और एक पद यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा कृत्तिका नक्षत्र का, यानी कि आत्मा का। अब जो 6 साल की बात दर्शकों मैंने बताई, उसको अब हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि 6 साल तक मेमोरी क्यों नहीं डेवलप होती। हमारे 12 भाव हैं। ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में हमें बताया कि हम मैक्सिमम 120 साल का जीवन ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एक भाव में हम 10 साल की बात कर रहे हैं। अब 10 साल में 6 साल पहले तो मेमोरी नहीं है, वो हेडलेस केतु की ही बात है। सो हम समझ सकते हैं अश्विनी नक्षत्र में वो मेमोरी नहीं होगी। भरणी के भी आगे वाले, क्योंकि 10 में से 6 लेना है, 2 पद, 2 पूरे नहीं आएंगे, उसके 2 पद का, दूसरे पद का थोड़ा सा हिस्सा, वहां तक मेमोरी नहीं आएगी। मगर कृत्तिका, अब कृत्तिका में 101% वो मेमोरी आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही मेमोरी आती है, मेमोरी का संबंध सूर्य से है। इसी वजह से हम क्यों कहते हैं कि हर तरह के शास्त्र, हर तरह का ज्ञान सूर्य में ही निहित है। अब आप उसके लॉजिक को समझिए, ऋषियों ने आपको क्या समझाया। ऋषियों ने आपको क्लियरली बोल दिया कि शास्त्र ज्ञान ये सूर्य में निहित है, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं आएगा वो ज्ञान वापस नहीं आएगा। यानी कि ब्रह्मा जी के वो चारों सिरों की वापसी, चारों वेदों की वापसी होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनके सर दोबारा से ऊपर की तरफ आएंगे, दिखाई देने शुरू हों, उस पूरे प्रोसेस में सूर्य की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी। ये है तीसरा नक्षत्र जो हमें मेष राशि में मिलने वाला है। सत्व रजस तमस की यात्रा भी यही है। अब यहाँ पर मंगल को हम वायु के साथ, प्राणों के साथ भी लेते हैं। देखिए, अग्नि और प्राण, बाहर अगर हम प्राण की बात करें, वायु की बात करें, तो वायु गर्म नहीं होती, वायु तो ठंडी होती है। मगर हमारे शरीर में जो वायु टोटल गति करती है वो थोड़ा गर्म होती है, वो अपने में मंगल को समाहित लिए हुए होती है। सो वायु को प्राण बनाने में हम समझ सकते हैं कि मंगल का योगदान है। वो उसमें फायर भी डाल रहा है, अपनी हीट भी डाल रहा है, उस वायु को प्योरीफाई भी कर रहा है, और बाहर की पॉल्यूटेड वायु को हमारे लिए प्राण वायु बना देता है।
देखिए मंगल कितना बढ़िया काम कर रहा है। और अगर हम इसी चीज़ को अपने ब्लड में समझें तो ब्लड में कैसे समझेंगे? आप देखिए हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इकट्ठी हो जाती है एज वेस्ट प्रोडक्ट, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हमारा दिल धड़कने का कार्य करता है। दिल का संबंध आप समझ सकते हो सूर्य से। तो दिल क्या करता है? जब दिल धड़कता है तो दिल धड़कने के साथ वहाँ पर जो ब्लड की पंपिंग है, और जैसे ही वो हमारे फेफड़ों से गुजरता है, हम जो बाहर से वायु ले रहे हैं वो वायु हमारे हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या है? वो भी तो मार्स ही है, मंगल ही तो है। वो उस ऑक्सीजन को अपने साथ समाहित कर लेता है और उस प्रोसेस में कार्बन निकल जाता है। आप ये समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में ये जो टेम्परिंग का प्रोसेस है ये रेगुलर चलता रहता है, और ये काम भी मंगल के सानिध्य में ही हो रहा है। यानी वायु को प्राण वायु बनाने में भी मंगल का ही हाथ है। और इसी वजह से हमें कहा जाता है कि हमें तेज तेज सांस नहीं लेने चाहिए, अनियंत्रित सांस नहीं लेने चाहिए, हमें प्राणों का आयाम करना चाहिए। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्राणों का आयाम है कि हमें बहुत सहज अवस्था से, ताकि जो परमात्मा ने हमें प्राण बख्शे हैं, हमें दिए हैं, एक फिक्स नंबर में दिए हैं, ताकि वो फिक्स नंबर हम ज़्यादा आयु तक वो सांस, वो प्राण वायु को ले पाएँ। और साथ में हमारे बॉडी का जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म है, कार्बन बाहर निकलती रहे, ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। और ये प्रोसेस को, क्योंकि हम सब अभी कोविड से निकल कर हटे, आप देखिए कोविड में क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन कंटेंट ही कम हो जाता था। इसी वजह से ये लग्न मैंने आखिरी में लिया, ताकि मैं ये सारे प्रोसेसेस आपको समझा पाऊँ कि मंगल का, अश्विनी कुमार का, प्राण वायु का, हेडलेस केतु का, अब ये रेफरेंसेस या रिलेशंस क्या है? तो ये है दर्शकों मेष लग्न। और यहाँ पर आप देखिए सत्व ही प्रकट होता है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य सत्व के रूप में हमारे में आ गए। और इसी वजह से पहला 6 साल हम क्या मानते हैं कि बच्चा बिल्कुल पवित्र है। 6 साल के बाद जैसे जैसे मेमोरी आती है, हम बाहर की चीज़ें ग्रहण करना शुरू करते हैं, और वहाँ से हमारे जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। तो ये लग्न समझना बहुत ही ज़रूरी था, और इसके अंदर इतना ज्ञान पड़ा है। ये जो कहानियाँ हमें मिलती हैं ऋषियों द्वारा, पौराणिक कथाएं, इसमें हमारे को समझने की बात थी कि अब वो क्या है, कुज क्या है, अंगारक क्या है, भौम क्या है, भूमिजा क्या है, ये क्यों नाम दिए गए। ये सब रेफरेंसेस हैं हमें समझाने को कि मंगल को कैसे समझना है। अब ये जो यात्रा है, हमारी जो जीवन यात्रा है, ये पृथ्वी पर शुरू होती है, रेड से शुरू होती है। सो जीवन ये एक मांगलिक कार्य है। परमात्मा हमें धरती पर मंगल के हिसाब से जीवन देता है। मंगल ग्रह पर नहीं भेज रहा, मंगल के हिसाब से, मंगल के एनवायरनमेंट में, कि आप मंगल में रहो, आपका ब्लड ऑक्सीजन से भरा हुआ, आपके ब्लड के अंदर इतनी इम्यूनिटी हो कि आप हर तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाए। आप देखिए मंगल के कैरेक्टर्स को अगर आप अच्छे ढंग से समझोगे तो मंगल तो हमारे लिए बहुत कुछ दे रहा है। धरती पर अलग अलग तरह के जो हर्ब्स, बीमारियों से लड़ने के लिए जो हर्ब्स हमें चाहिए, और प्लस उन हर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अश्विनी कुमार वो भी साथ में दे दिए। साथ में मार्स इंजीनियरिंग का भी प्रतीक है, इंजीनियरिंग भी देता है। यानी कि हम उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो हमें बाहर से इंजीनियरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, वो भी मंगल द्वारा ही हमें मिलेगा। सो लाइफ के शुरुआत में ही परमात्मा ने हमें मंगल के रूप में एक इतने बड़े देवता दे दिए कि अगर हम सारी जिंदगी भी मंगल को समझने में लगा लें तो शायद कम होगा। चलो दर्शकों, ये तो था मंगल
मेष, अश्विनी कुमार, इन चीज़ों को समझने का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लग्न की बात हो तो लग्न में 12 भाव भी होते हैं। अब उन 12 भावों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाव यानी कि अगर किसी का मेष लग्न ही हो जाए तो वो क्या होगा? मंगल है तो वो तो शांत बैठ ही नहीं सकेगा, ऊर्जापूर्ण व्यक्ति होगा, डोमिनेटिंग इंसान होगा, कर्म करना उसकी नियति होगी। क्योंकि आप देखिए मंगल कहाँ पर जाकर स्ट्रांग होता है? मंगल स्ट्रांग होता है 10th हाउस में जाकर। तो कर्म करना उसकी नियति है और कर्म इस तरह करना है जिससे आपको जीवन के युद्ध में विक्ट्री मिले, हार नहीं विक्ट्री मिले। इसी वजह से मंगल को सेनापति बोल दिया जाता है। ये है प्रथम भाव। और मंगल वाले लोगों का शरीर मंगल जैसा होगा, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा रेडिश कलर का होगा, स्ट्रॉन्ग ऊर्जावान होगा, मसल्स अच्छे होंगे, मार्शियल क्वालिटीज़ उनमें होंगी। आप देखिए उनका माथा, उनकी आंखें, मतलब उनकी आभा में आपको मंगल के दर्शन होंगे। ये है प्रथम भाव। अब हम जानने का प्रयास करते हैं द्वितीय भाव में क्या होगा। द्वितीय भाव यहाँ पर किसका आ जाएगा? वो आ जाएगा टॉरस राशि का, वृषभ राशि का, शुक्र की राशि का। अब शुक्र की राशि, अब आप देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसे माता का एनवायरनमेंट चाहिए, मदर चाहिए, ममता चाहिए, दूध चाहिए, रस चाहिए, ताकि जीवन जीने में वो एक आनंद, कोई भी कर्म करना है अगर रस ना हो जीवन में तो क्या हम कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो वो जो रस की बात है वो वृषभ लग्न है। और वृषभ के बाद हम थोड़ा सा जब और आगे गति करेंगे यानी कि पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में क्या मिलेगा? हमें बुध देवता, यानी हमें जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उस धरती को समझने के लिए जो पराक्रम करना है। यानी हम क्या करते हैं? यात्रा ही तो करते हैं धरती की, एक जगह से दूसरी जगह, और यात्रा करते हुए ही तो हमें ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट जर्नीज मिलेंगी आपको, और इसको करने के लिए कारक फिर कौन मिलेगा? मंगल ही मिलेगा। पराक्रम भाव का कारक मंगल ही है, क्योंकि वो जो हौसला, वो जो एनर्जी, वो डर के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली बात, अंधेरे से डरना नहीं, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो सत्व का जन्म होगा। अब ये जो भाव है ये मंगल ही देगा। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर मंगल को हम कहते हैं भाई। तो पराक्रम भाव में भाई के रूप में हमें मंगल मिल जाएगा। अब हम मेष लग्न के सुख स्थान की बात कर लेते हैं, उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं कि सुख स्थान में क्या होगा। सुख स्थान में आप देखिए मंगल का सुख उसके माता के साथ है। आप जितनी मर्जी लाइफ में लड़ाइयाँ लड़ लें, क्या करते हो? आप अपने घर में ही आते हो। ये एक कहावत है हमारे यहाँ चलती है, ना बलख ना बुखारे, जो सुख छज्जू के चौबारे। अब छज्जू यहाँ पर क्या है? छज्जू घर के बारे में बताया गया है कि आपका सुख आपके घर में है। सो जो घर है माता है। अब माता कौन है? भूमि भी हमारी माता है। यहाँ पर घर, माता, भूमि, और वहाँ तक पहुँचने के लिए या उससे आगे की यात्रा करने के लिए हमें वाहन भी चाहिए। माता, भूमि, वाहन। तो मेष लग्न वालों का सुख इन चीज़ों में होगा। मगर यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि इनको इन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मन की हैं। कर्क राशि यहाँ पे आ जाती है। कर्क राशि का मतलब क्या है? हम घर के साथ वो अटैचमेंट्स बना लेते हैं। मेरा घर, मेरी माता, मेरी चीज़ें, मेरा वाहन, वो जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को समझने के लिए हमें यहाँ पर जुपिटर का सानिध्य भी मिल जाता है। अब थोड़ा और आगे यात्रा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं संतान भाव। अब संतान भाव में मेष लग्न वालों को क्या मिलेगा? संतान भाव में वो ही सूर्य है। ये आप भी सूर्य समान हैं और ये चाहते हैं
कि जो इनका पुत्र पैदा हो वो भी सूर्य के समान ओजस्वी ही हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया ना, वो सत्व की बात, क्योंकि सत्व से ही ओज पैदा होगा। सो राजा समान संतान मेष लग्न वालों को मिलेगी। इसी वजह से आप देखिए, मंगल सेनापति है, मगर अगर आप उस स्टोरी को और आगे डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम धरती पे करते क्या है, कोई आदमी अपना घर बनाता है, वो उस घर का स्वामी बन जाता है। कोई 4 घर, 10 घर, बड़ा घर, यानी जमीन के टुकड़े पर जो हम स्वामित्व बनाते हैं, वो स्वामित्व क्या है, वो राजा ही तो है। और जब वो स्वामित्व बन जाता है, फिर हम कहते हैं कि अब हम राजा तो बन गए, तो अब हमारे घर में पुत्र संतान आ जाए। और आप देखिए, पुराने समय से ये चीज़ चल रही है, हम अपने घर को उस पुत्र के नाम समर्पित कर देते हैं। अब बात करते हैं शत्रु स्थान। शत्रु स्थान यानी कि 6th भाव। 6th भाव में आप देखिए, यहाँ पर फिर हमें वो मैच्योर मरकरी मिलेगा जो लाइफ के कंपटीशंस को विन ओवर करने की हमारे में सामर्थ्य देगा। कंपटीशंस कौन से? रोग ऋण शत्रु के। लाइफ में आपको घर भी मिल गया, आपने विक्ट्री प्राप्त करके एक जमीन के टुकड़े का स्वामी भी आप बन गए, आपके घर में अब पुत्र भी आ गया। अब नेचुरल एक बात है कि लाइफ की जो कंपटीशंस हैं, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन तो आपको डे टू डे बेसिस पर मिलने वाला है, उस कंपटीशंस को विन ओवर करने के लिए आपको मैच्योर बुद्धि चाहिए, वो मानसिक बल चाहिए जो मरकरी द्वारा दिया जाएगा। ताकि अब यहाँ पर वो मरकरी क्यों है, ताकि आपका वो जो भूमि का स्वामित्व है, मरकरी का संबंध भूमि से है, लैंड से है, अर्थ से है, ताकि वो स्वामित्व आपका कायम रह सके। और फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं पार्टनरशिप के भाव में, यानी कि 7वें भाव में, जहाँ पर हमारी शक्ति बड़ी है। शिव की शक्ति पार्वती में, इसी तरह आप सबकी शक्ति आपके पार्टनर में, आपके स्पाउस में है। उसको शक्ति स्थान समझिए। और शक्ति किसके पास होगी? शक्ति तो वीनस है, स्ट्रॉन्ग वीनस है, मगर शक्ति में बैलेंस होना चाहिए। बिना बैलेंस की शक्ति अनियंत्रित शक्ति है, और वो जो बैलेंस वहाँ पर आपको मिलेगा वो शनि द्वारा मिलेगा। यानी आपका पार्टनर ऊर्जावान होगा, सामर्थ्यवान होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें होगी, मगर साथ में वो शनि का बैलेंस भी वहीं पर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अष्टम की। अष्टम ये इंटरेस्टिंग होता है, किसी भी लग्न में अष्टम की जब बात आती है। यहाँ पर अष्टम आप देखिए दोबारा से किसके पास गया? दोबारा से मंगल के पास ही आ गया, वृश्चिक। पहले भाव में हमने जन्म को समझा, अब जन्म के बाद जीवन जीते जीते मृत्यु भी तो आनी है, बीमारियां भी आनी हैं, लाइफ की कठिनाइयां भी आनी हैं, और ये सारे सब्जेक्ट डार्क हैं, अंधकार में हैं, और इसको करने के लिए हमें साधना चाहिए, तंत्र मंत्र ज्ञान चाहिए, साथ में साधना चाहिए, ताकि वो जो प्योरिफिकेशन है जो साधना से आ सकती है। यानी अब आपको समझना पड़ेगा कि तप और साधना, तप मंगल दे रहा है, फायर हीट एनर्जी है तप, मगर तप अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक साधना यानी उसको रेगुलरली किया ना जाए। और जब हम तप और साधना मिलाकर रेगुलरिटी के साथ, चाहे वो तंत्र है, चाहे वो मंत्र है, और चाहे कोई यंत्र है, क्यों मैंने आपको समझाया कि मार्स का संबंध यांत्रिकी से भी है, इंजीनियरिंग से भी है। यंत्र तंत्र मंत्र ये सब अष्टम के जो सब्जेक्ट हैं आपको समझाने के लिए ऋषियों द्वारा दिए गए कि आप उस तत्व को समझ लो कि उस तत्व के अंदर कौन सा ज्ञान है। सो वो जो यांत्रिकी भी हमें चाहिए
वो भी मंगल द्वारा ही मिलेगी। सो यहाँ पर डीप रिसर्च, वो डीप रिसर्च की बात यहाँ पर आ जाती है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मेष लग्न वालों के भाग्य में क्या है। भाग्यस्थान में, भाग्यस्थान में आप देखिए, मंगल पैदा होते ही कृतिका नक्षत्र के रूप में उसे सूर्य मिलने की बात है। सूर्य का मतलब ज्ञान है। सो मंगल के भाग्य में वो ज्ञान है। क्यों? जन्म आप देखिए, जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका जन्म हुआ था हेडलेस ब्रह्मा के रूप में। अब ब्रह्मा को विष्णु भगवान द्वारा जब वेद दे दिए जाएंगे तो क्या चीज अपीयर होगी? ये सिर ही तो अपीयर होगा, और सिर ही हमारे ज्ञान का कारक है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेमोरी सब यहीं तो निहित है। तो मेष लग्न वालों के भाग्य में और क्या हो सकता है? यानी कि आप अब समझ सकते हो कि मैं उस ब्रह्मा जी के ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उन चारों वेदों की बात कर रहा हूँ, यानी कि जुपिटर की बात हो रही है। उस ज्ञान की बात हो रही है जो डिवाइन क्रिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब दर्शकों, मैं अपनी चीज़ें आपको क्लियर भी करता हूँ, क्योंकि शुरू से आप मेरी वीडियोस को देखते हो, मैं हमेशा जुपिटर के बारे में कहता हूँ कि ये देवगुरु हैं जिनके पास डिवाइन क्रिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है। आज आप उस लॉजिक को क्लियरली रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, जो बात मैं शुरू से आपको बताता था। अब कर्म भाव में क्या है? कर्म भाव में तो शनि भगवान, मकर, प्योरली कर्म, और यहां पर मंगल स्ट्रांग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि कर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो इम्यूनिटी वाला, फुल इम्यूनिटी वाला शरीर चाहिए, वो कौन देगा? मंगल ही तो देगा। सो मंगल का संबंध यहां पर शनि के साथ इस तरह हो जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में आप ये भी पढ़ते हो कि शनि मंगल युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं है, मगर एक्चुअल में जब भी आप देखोगे, जब हम कैटेलिस्ट, यहां पर एक वर्ड आप दर्शकों नोट करिए, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब फायर क्या है? फायर कैटलिस्ट है। उस मंगल के तत्व को शनि में जाने के लिए, उस तप को, उस साधना में प्रविष्ट होने के लिए जो कैटलिस्ट आपको चाहिए, वो कैटलिस्ट यहां पर आपको मिलेगा एग्जॉल्टेड रूप में। तो उससे हम अपने जीवन में भरपूर कर्म कर सकते हैं, फुल वैल्यू कर्म, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अप्लाई करिए। ये कर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम फैक्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, मैं उसकी अकेली बात नहीं। यहाँ पर मंगल का संबंध खेलकूद से भी तो है, और खेलकूद में आप देखिए डेली रिकॉर्ड्स टूटते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, फिर वो रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, नए रिकॉर्ड्स फिर बन जाते हैं। अब ये जो संबंध है, ये वो कैटलिस्ट एनर्जी है। ये कोई लड़ने वाली एनर्जी नहीं है। बाहर से हम कहेंगे कि शनि मंगल युति बुरी है, नो, यहां पर मंगल कैटलिस्ट है। अब इस ऊर्जा को, अब आप समझिए कि आप अब लाइफ में इस लेवल के कर्म करते हो, चाहे सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दे, कोई ना कोई नया आएगा जो 100 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। अब कर्म करना आपकी नियति है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये करने के लिए ही तो आपको शरीर दिया गया था। अब आपकी इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? अब इच्छा पूर्ति में आप देखिए, अब यहाँ पर शनि और उसके साथ राहु आ गए। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर शनि और राहु, इच्छा पूर्ति आपकी ये होगी, इस तरीके से होगी। बाहर का राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बता रहा है,
उन ऑब्सेशंस के बारे में बता रहा है, उन इल्यूजन्स के बारे में बता रहा है, उस फियर साइकोसिस के बारे में बता रहा है जो राहु के साथ नॉर्मली सभी लोग एसोसिएट कर जाते हैं। मगर जब उस तरह का फिल्टर्ड शनि जो मंगल के कैटालिस्ट से बना, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, प्योर कर्म है। अब प्योर कर्म वाले का राहु, उसकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? वो लीला में होगी। हम लोग माया में फंसेंगे या फंस सकते हैं, मगर कृष्ण भगवान जैसे लोग वो माया में नहीं जाएंगे, वो लीला करेंगे। क्योंकि कर्म कर दिया, प्योरेस्ट फॉर्म में कर दिया, मोस्ट फिल्टर्ड फॉर्म में कर दिया, उस सत्व में कर्म को कर दिया, तो उस कर्म का फल तो वो खेल ही होगा जो परमात्मा कर सकता है। अब यहाँ पर लिबरेशन कहाँ पर होगी, इस बात को भी समझ लेते हैं। यानी कि 12th हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। मेष लग्न वालों की लिबरेशन 100% दोबारा से मीन लग्न में होगी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियरली समझाया था कि प्रलय क्या है, मृत्यु क्या है, यहाँ पर विष्णु भगवान क्या खेल खेल रहे हैं, यहाँ पर जुपिटर का खेल क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और दर्शकों, निवेदन है कि वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है, सो उस रेफरेंस को डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पर मीन लग्न के वीडियो को भी देख लें, तो आपको ये लिबरेशन का खेल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो ये था दर्शकों मेरा प्रयास, जिसमें मैंने एक डिफरेंट नज़रिए से लग्न की जर्नी, हमारे जीवन की यात्रा को समझाने का प्रयास किया। हालांकि डिफरेंट तरीके से आपको वीडियोस ये मिली, मगर ओवरऑल जो मेरा पर्पस था, आपको जीवन के उन सीक्रेट्स के बारे में बताना था जो कहीं ना कहीं रिलीजन, माइथोलॉजी, फिलॉसफी में पढ़े थे। सिर्फ मैंने उन सभी को ब्लेंड करके एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने रख दिया। आशा करता हूँ प्रयास आपको पसंद आया है, क्योंकि इस लेवल पे आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, चैनल को आगे बढ़ा रहे हो। सो आपका प्यार, आपके प्यार से मेरे को समझ आता है कि ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं, और आपका प्यार मेरे को इनकरेज भी करता है और मोटिवेट करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें आपको बताता चलूँ। दर्शकों, जब तक परमात्मा इस जीवन को रखेगा, चलाएगा, मेरा ये प्रयास जारी रहेगा, ताकि कोशिश मेरी यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस जीवन में आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और इस शेयरिंग में आपका योगदान भी हाथ जोड़कर मैं हमेशा आपसे मांगता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा नहीं, ये तो आप ही का चैनल है। मैं आज हूँ, कल हो सकता है नहीं होऊंगा, मगर ये नॉलेज तो रहेगी, और ये नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में आपका ही सिर्फ योगदान हो सकता है, इसमें मेरा कोई कार्य नहीं है। और ये निवेदन मैं करता हूँ कि ये नॉलेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि घर घर तक ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में ये वैदिक नॉलेज लेना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम। और सभी को मेरे से संपर्क स्थापित करने के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480, जहां आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी। उसी के माध्यम से आप कोई भी सर्विस जो आप चूज़ करते हो आप ले सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे। सो धन्यवाद दर्शकों।